नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि में उच्च शिक्षा के लिए मिश्रित शिक्षण परिस्थितिकी तंत्र पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, कृषि क्षेत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए शिक्षा और तकनीक है जरूरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित सिविल 20 स्थापना सम्मेलन के समापन समारोह में लिया हिस्सा। कहा, 2070 से पहले भारत को कार्बन न्यूट्रल देश बनाना है लक्ष्य। विभिन्न स्रोतों ने बताया जा रहा है बायोएथनॉल देश का किसान अन्नदाता के साथ बन रहे हैं ऊर्जादाता। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा, देश में 3 नैनो यूरिया संयंत्र चल रहे हैं। इफ्को ने गुजरात में कलोल, उत्तर प्रदेश के फूलपुर और आंवला में 3 नैनो यूरिया संयंत्र किए हैं स्थापित। उर्वरक विभाग नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को कर रहा है प्रोत्साहित। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओला पीड़ित किसानों से कर्ज वसूली और बिजली बकाया की वसूली की स्थगित। कहा, किसानों के कर्ज का ब्याज देगी सरकार। 50% से अधिक के नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर अब 32,000 रुपए की दी जाएगी राहत राशि। उद्यान की फसलों को भी सर्वे में शामिल करने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि में उच्च शिक्षा के लिए मिश्रित शिक्षण परिस्थितिकी तंत्र पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि आने वाले कल में कृषि के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए कृषि शिक्षा, तकनीक व ज्ञान होना आवश्यक है। तोमर ने खुशी जताते हुए कहा कि कृषि मेघ जैसी सुविधाएं, जिसे अगस्त 2020 में शुरू किया गया, वो अप्रैल 2021 में प्रारंभ वर्चुअल क्लासरूम ने महामारी के दौरान शिक्षण में अहम भूमिका निभाई। ये ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म देश भर में कृषि विश्वविद्यालयों व कॉलेजों के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के लिए कृषि मेघ को और भी उपयोगी बनाएगा। कृषि में एक आधारभूत ढांचे को ब्लेंडेड लर्निंग प्लेटफॉर्म के लिए मजबूत किया गया है ताकि विद्यार्थी लाभान्वित हों। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के अनुसार देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद 100 वर्ष होने तक बीच के 25 साल अमृतकाल में हमारा सोच विचार, कार्य पद्धति, गति व दृष्टि इतने व्यापक होना चाहिए कि वर्ष 2047 तक भारत सारी तकनीकों से लैस होकर विकसित देशों की अग्रपंक्ति में खड़ा दिखाई दे। इस यात्रा में ब्लेंडेड लर्निंग का बड़ा योगदान होगा। तकनीक का खेत तक विस्तार हमारी जिम्मेदारी है। खेती का क्षेत्र सरल हो, नई पीढ़ी के लिए आकर्षक हो, रोजगार के अवसर सृजित करने वाला हो, आदान लागत कम करने व उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाने वाला हो। इस दिशा में तकनीक का समर्थन अत्यंत आवश्यक है। इसे पूरी गंभीरता व मनोयोग से करने की जरूरत है। विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की पूर्ति में भी कृषि क्षेत्र का योगदान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। इसकी मजबूती देश को किसी भी स्थिति में खड़ा रखने, आगे बढ़ने में मददगार होगी। साथ ही वर्ष 2047 तक जो चुनौतियां खाद्यान्न आवश्यकता व जलवायु परिवर्तन को लेकर आने वाली है, उनके लिए भी तैयार रहने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। सरकार अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत देश के 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2,41,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित कर चुकी है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि योजना के तहत किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपए की 3-4 महीने की किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए की राशि सीधे हस्तांतरित की जाती है। मंत्री ने कहा कि पीएम किसान केंद्र की एक प्रमुख योजना है और दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में से एक है। और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि कृषि बुनियादी ढांचा निधि के अंतर्गत अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए सबसे अधिक 4,275 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश के लिए 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है।
कृषि बुनियादी ढांचा निधि जुलाई 2020 में फसल कटाई के बाद के बुनियादी ढांचा और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के निर्माण के लिए शुरू की गई एक वित्त पोषण सुविधा है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर महाराष्ट्र में आयोजित सिविल 20 स्थापना सम्मेलन के समापन समारोह में हिस्सा लिया। गडकरी ने कहा कि हमारा लक्ष्य 2070 से पहले भारत को कार्बन न्यूट्रल देश बनाना है। उन्होंने कहा कि भारत अब जीवाश्म ईंधन के वैकल्पिक स्रोतों जैसे हरित ईंधन की ओर बढ़ रहा है। विभिन्न स्रोतों से बायो एथेनॉल बनाया जा रहा है। स्थिर एवं स्थायी नीतियों के तहत उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि नई दिल्ली में सड़क निर्माण में 20 लाख टन कचरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हरित विकास को लेकर ये सभी पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के रास्ते पर चल रही है और समावेशी विकास इसकी थीम है। सरकार ने बताया है कि देश में 3 नैनो यूरिया संयंत्र चल रहे हैं। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने आज राज्यसभा में लिखित उत्तर में बताया कि इफ्को ने गुजरात में कलोल और उत्तर प्रदेश के फूलपुर और आंवला में 3 नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि उर्वरक विभाग देश में नैनो यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को प्रोत्साहित कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ओला पीड़ित किसानों से कर्ज वसूली और बिजली बकाया की वसूली स्थगित की जाती है। इन किसानों के कर्ज का ब्याज सरकार देगी। 50% से अधिक के नुकसान पर किसानों को प्रति हेक्टेयर अब 32,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि फसल बीमा की राशि अलग से दी जाएगी। उन्होंने उद्यान की फसलों को भी सर्वे में शामिल करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री चौहान मंगलवार को विदिशा जिले में ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। यहां वे किसानों के खेत में बैठ गए। उन्होंने गेहूं की बालियों को देखा और कहा कि चिंता मत करो, मैं हूं। चिंता के लिए मैं मुख्यमंत्री हूं और किसान बहन और भाइयों को सभी तरह के संकट से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा। सर्वे कराया जा रहा है। जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। इससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फसलों के नुकसान की जानकारी फोन पर दी। मुख्यमंत्री ने विदिशा जिले के गुलाबगंज तहसील के पटवारी खेड़ी, घुड़दा और मड़ी गांव में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के बाद किसानों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि किसान चिंता नहीं करें। प्रत्येक प्रभावित खेत का सर्वे मानवीय दृष्टिकोण और उदारता से होगा, जिसने किसानों को भरपूर राहत भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में प्रभावित जिलों में सर्वे का कार्य जारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी हीला हवाली न करे और पारदर्शी तरीके से नुकसान का सर्वे करे। और असम सरकार ने अमृत सरोवर के निर्माण के नाम पर मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत 669.23 करोड़ रुपए का अनुमोदन दिया है। इसमें अमृत सरोवर योजना के मोबिलाइजेशन एडवांस के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के राज्य नोडल खाते में पहली किस्त के रूप में 182 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। ये बात असम विधानसभा में बजट सत्र के 7वें दिन प्रश्नकाल के दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने मंगलवार को विधायक शमगुल हुदा द्वारा चालू वित्त वर्ष 2022-23 में अमृत सरोवर निर्माण के नाम पर असम सरकार द्वारा दिए गए कुल अनुदान के बारे में पूछे जाने पर कही। मंत्री दास ने कहा कि अमृत सरोवर योजना के कार्यान्वयन के लिए असम के जिलों में 3007 अमृत सरोवर योजना के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। असम सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तावों की समीक्षा के बाद जिलों में प्रस्तावित 3007 अमृत सरोवर योजना में 2985 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अंतिम रूप दिया गया है। 2677 अमृत सरोवर योजना पर अब तक काम शुरू किया जा चुका है। इनमें से 1779 अमृत सरोवर के खनन कार्य पूरे हो चुके हैं और 898 का खनन कार्य प्रगति पर है। दूसरी ओर मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि 27 पूर्वी बिलासीपारा निर्वाचन क्षेत्र में अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है।
उनका कहना है कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रत्येक आदर्श अमृत सरोवर के निर्माण के लिए निर्धारित कुल राशि 24,09,073.36 रुपए है। उल्लेखनीय है कि अमृत सरोवर के लिए निर्धारित पूंजी की मात्रा क्षेत्रफल, भूमि प्रकार आदि के आधार पर भिन्न हो सकती है। और यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए किसान समाचार। पोषण का भंडार मान गया अब सारा संसार। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत वैश्विक मिलेट सम्मेलन के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आह्वान। जो लोग इन दिनों दिल्ली में हो या दिल्ली आने वाले, उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक ही जगह पर मिलेट्स की पूरी दुनिया को समझना, उसकी उपयोगिता को समझना, प्रकृति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, किसानों की आय के लिए, मैं आप सबको आग्रह करूंगा ये एग्जीबिशन जरूर देखें। मिलेट्स उगाकर करोड़ों किसानों के जीवन में नई उम्मीद और जन जन को सेहत की सौगात देने वाले श्री अन्न यानी मिलेट्स प्रदर्शनी में आपका स्वागत है। 18 से 22 मार्च भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा कैंपस, नई दिल्ली, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के नैनीताल जिले का ज्योली गांव शहद के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हल्द्वानी शहर में करीब 20 किलोमीटर दूर नैनीताल मार्ग पर यह गांव स्थित है। इस गांव के शहद की डिमांड देश विदेश तक है, क्योंकि यहां का शहद 100% ऑर्गेनिक होता है। यही नहीं, गांव के ज्यादातर लोग मधुमक्खी पालन से जुड़े हैं, जिस वजह से इस गांव का नाम अब मधुग्राम पड़ गया है। मधुमक्खी पालन नैनीताल जिले के एक गांव की आर्थिकी का बड़ा आधार बन गया है। जी हां, ये है उत्तराखंड के नैनीताल जिले का ज्योली गांव, जो शहद की वजह से अब मधुग्राम बन गया है। लेकिन ये सफर इतना आसान भी नहीं था। एक समय था जब यहाँ रोजगार का कोई माध्यम नहीं होने से गांव में उजाड़ जैसे हालात थे। कुछ लोगों ने घर छोड़ना भी शुरू कर दिया था, मगर गांव के कुछ लोगों की सोच ने गांव की तकदीर बदल डाली। ज्योली गांव के शहद की मांग अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक है। इस गांव के रहने वाले लोग प्रतिवर्ष 300 क्विंटल शहद का उत्पादन करने के साथ ही 500 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक्री कर आर्थिक रूप से समृद्ध हो रहे हैं। गांव में निवास करने वाले 50 से 60 परिवार इसी कार्य से जुड़े हुए हैं। इसीलिए यहाँ शहद का कारोबार बहुत बढ़ गया है और लोग अच्छी आजीविका कमा रहे हैं। ये ज्योली भीमताल ब्लॉक का एक ज्योली गांव है, जो अपने आप में काफ़ी संपन्न गांव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से उन्होंने कृषि को अपनाया है और हर व्यक्ति काम करने वाला है और यहाँ से पलायन जीरो है। और सबसे बड़ी बात यह है जिसमें मधुग्राम का चयन हो रहा था, क्योंकि यहाँ के लोग मधुमक्खी पालन के लिए प्रसिद्ध हैं और ये लोग मधुमक्खी पालन के लिए यहाँ से कन्नौज, आगरा, देश के अनेक कोनों पर जाते हैं और वहाँ जाकर के अपनी मक्खियों को ले जाते हैं। और जब जिस समय जहाँ इनको नेक्टर और फ्लोरा मिलता है, वहाँ जाकर के ये लोग अपनी मक्खियों को ले जाते हैं और शहद बनाते हैं। और यहाँ का शहद आज से नहीं, ब्रिटिश टाइम से फेमस है। पारंपरिक के साथ साथ फ्लेवर्ड शहद को भी बच्चे खासा पसंद कर रहे हैं। शहद उत्पादन को देखकर गांव की पहचान अब मधुग्राम के रूप में होने लगी है। और देखिए, शहद से बदली व्यवस्था को लोग कुछ ऐसे समझाते हैं। हम लोगों ने इंडिका पे पहले काम किया, गांव में कुछ बॉक्स रखे, उसके बाद धीरे धीरे मेलीफेरा को बढ़ाया और आज हमारे यहाँ पे 90% गांव के लोग मधुमक्खी पालन का काम कर रहे हैं। अपनी आजीविका जो इनकी आजीविका है मधुमक्खी पे ही निर्भर करती है। और जो यहाँ शहद जो उत्पादन होता है, यह हमारे देश नहीं, विदेशी पर्यटक भी इस क्षेत्र में आते रहते हैं, तो ये विदेशों तक यहाँ का शहद जाता है। दैनिक जीवन में शहद की मिठास घुली तो ज्योली ग्राम के परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो गई। कल तक जो पाई पाई के लिए मोहताज थे, वो आज संपन्न जीवन व्यतीत कर रहे हैं। नैनीताल से गीतेश त्रिपाठी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। आज दुनिया भर में विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य विश्व के सभी देशों में स्वच्छ एवं सुरक्षित जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। साथ ही जल संरक्षण के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित करना है।
ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में विश्व जल दिवस मनाने की पहल की गई थी तथा वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी सामान्य सभा के द्वारा निर्णय लेकर इस दिन को वार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाने का निर्णय लिया। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार लगभग 4 अरब लोग वर्ष में कम से कम 1 महीने के लिए पानी की भारी कमी का अनुभव करते हैं और लगभग 1.5 अरब लोगों तक आज भी स्वच्छ और सुरक्षित जल की आपूर्ति में कई समस्याएं हैं। और आइए अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। मंगलवार को सरसों की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य बनी हुई है। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान सरसों के भाव में मजबूती देखने को मिली। एग मार्केट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में 20 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,100 रुपए, जो कि 21 मार्च को 250 रुपए टूटकर 4,850 रुपए पर आ गया। जबकि कर्नाटक की शिमोगा मंडी में 20 मार्च को सरसों के सौदे 7,500 रुपए पर हुए। 21 मार्च को इसका भाव 650 रुपए के उछाल के बाद 8,150 रुपए पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की अलीगढ़ मंडी में 20 मार्च को सरसों का भाव रहा 5,100 रुपए, जो कि 21 मार्च को 40 रुपए लुढ़क कर 5,060 रुपए हो गया। इसी तरह लखीमपुर मंडी में भी सरसों की खरीद नरमी के साथ हुई। यहाँ 21 मार्च को सरसों का भाव 40 रुपए गिरकर 5,610 रुपए से 5,570 रुपए पर आ गया। वही बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 128.18 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले सीजन की पैदावार 119.63 लाख टन से 8.55 लाख टन अधिक है। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400.01 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो मंगलवार को देवगढ़ बारिया और माधोगंज मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि लखनपुरी और सुल्तानपुर मंडी में भाव में नरमी दर्ज हुई। वहीं इस दौरान कोटा मंडी में धान के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की लखनपुरी मंडी में 20 मार्च को धान का भाव रहा 1,950 रुपए। 21 मार्च को इसमें 50 रुपए की नरमी आई और भाव 1,900 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि गुजरात की देवगढ़ बारिया मंडी में धान के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहाँ 20 मार्च को धान का भाव था 1,320 रुपए। 21 मार्च को ये 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 1,325 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धान के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहाँ दोनों दिन यानी 20 और 21 मार्च को धान का भाव 4,000 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में 20 मार्च को धान का भाव था 1,920 रुपए। 21 मार्च को इसमें 5 रुपए की तेजी आई और भाव 1,925 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही सुल्तानपुर मंडी में 21 मार्च को धान का भाव 5 रुपए गिरकर 1,880 रुपए से 1,875 रुपए पर आ गया। देश से होने वाले चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान करीब 1,63,69,966 टन चावल का निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले अधिक है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 31,97,354 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 27,41,283 टन रहा था। जबकि गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। 9 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है।
साल 2022-23 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,31,72,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,25,97,290 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। असम के पहाड़ी इलाके में इस समय आहू धान की अगेती किस्मों की बुआई के लिए बीज संग्रहित करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय मूंग, उड़द और भिंडी की बुआई करते रहें। निचली ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान के खेतों में इस समय सिंचाई न करें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में भी मौसम को ध्यान में रखते हुए धान के खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। इसके साथ ही यहाँ किसान आहू धान, मूंग, उड़द और मक्के की बुआई को मौसम साफ होने तक टाल दें। यहीं बोरो धान के खेतों में बारिश का पानी जमा करने के लिए मेड़ों को दुरुस्त करें और खेतों में 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में सब्जियों, फलों और फूलों की तुड़ाई करें और किसी सुरक्षित जगह पर रखें। असम के बराक घाटी इलाके में बोरो धान के मेड़ों को दुरुस्त करें। यही मौसम साफ होने पर तैयार राजमा की कटाई करें और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। वहीं मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में किसान जूट और आहू धान की बुआई को फिलहाल टाल दें। यही किसान मूंग और उड़द की बुआई जारी रखें। मेघालय के किसान इस समय आलू की रोपाई और मटर की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें। अरुणाचल प्रदेश में मक्का और सोयाबीन की बुआई फिलहाल टाल दें। अगर बुआई कर चुके हैं तो खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें। यही इस समय आलू की खुदाई भी न करें। खेतों से जल निकासी की व्यवस्था करें और किसी प्रकार के छिड़काव से भी बचें। अरुणाचल प्रदेश में ही जल्द से जल्द धान की कटाई कर लें और फसल को सूखी जगह पर रखें। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे। बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करे। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में हैदराबाद में स्थित राष्ट्रपति निलयम आज से जनता के लिए खुल गया है। ये सोमवार और अन्य सरकारी छुट्टियों को छोड़कर सभी दिनों सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा। अंतिम प्रवेश शाम 4 बजे होगा। राष्ट्रपति निलयम में नॉलेज गैलरी का लोकार्पण करके राष्ट्रपति ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इस गैलरी में राष्ट्रपति भवन तथा राष्ट्रपति निलयम के इतिहास से जुड़ी रोचक जानकारियां तथा आजादी के अनसंग हीरोज के बारे में कई जानकारियां प्राप्त होंगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा में मां शारदा देवी मंदिर का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 मार्च को काशी आगमन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ सफाई अभियान चलाया। वैवाहिक दुष्कर्म को अपराध के दायरे में लाने से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 9 मई को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने सीजेआई के सामने ये मामला उठाया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कोर्ट को बताया कि सरकार का जवाब भी इसे लेकर आया है। पारंपरिक हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास की आज शुरुआत हो गई है। इस अवसर पर कर्नाटक में उगादि का पर्व मनाया जा रहा है। ये उत्सव बसंत मौसम की शुरुआत का प्रतीक भी है। आज से चैत्र नवरात्रि शुरू हो गए हैं। देश भर में अगले 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का श्रृंगार भव्य एवं दिव्य होगा। लोग घरों और मंदिरों में मां दुर्गा की पूजा उपासना कर रहे हैं। गुवाहाटी में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन भक्तों ने कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.65 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।